First of all, good morning to all students. Today we will discuss some of the important basic accounting terms which are as follows. Number 1, assets. What is assets? Anything which is in the possession or is the property of a business enterprise, including the amounts due to it from others, is called an assets. Assets का मतलब क्या होता है? बिजनेस एंटरप्राइज कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे वो अपने आप पजेस्ट करता है, ओन करता है, उसे हम लोग एसेट्स कहते हैं. इन जनरल वर्ड में वी कैन से एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन फ्यूचर इन इज एन एसेट्स. यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजनेस एंटरप्राइज को कैश अर्न करने में या अदर काइंड ऑफ बेनिफिट्स अर्न करने में फ्यूचर में मदद करती है. इस एसेट्स में सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं करते, एज वेल एज वो सारी अमाउंट इंक्लूड करते हैं जो ड्यू है फ्रॉम अदर्स. सपोज मैंने किसी को 100 रुपये दे दिया, 500 रुपये दे दिया, 1 लाख रुपये दे दिया उधार में, तो वो बंदा मेरा क्या बन गया सर? वो बंदा आपका बन गया डेटर. यू नो वेरी वेल. डेटर का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु ओन मनी फ्रॉम द बिजनेस. तो उसने बिजनेस से पैसा ले लिया, 1 लाख 2 लाख रुपए ले लिया, तो बिजनेस का क्या बन गया? डेटर बन गया. सो एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी से भी होता है या कोई ऐसी चीज़, एनीथिंग जो कि बिजनेस के पास पजेस्ट है, जिससे वो बिजनेस में कैश या अदर टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स अर्न करने में हेल्प करती है. So there are various terms which are included in the assets: the cash and bank balance, stock, furniture, machinery, land and building, bills receivable, money owing by debtors, etc. are all assets. एग्जाम्पल से आप क्लियर हो गए होंगे. कैश और बैंक, आपके पास है ना पैसा, उस पैसे से आप क्या करते हो? इन फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स देता है. फ्यूचर में आप कैश से कैश अर्न कर सकते हो. फर्नीचर से आपको अदर टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स भी मिलती है. स्टॉक्स की हेल्प से स्टॉक को फर्दर भी आप सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. मशीनरी से एंड फर्नीचर से सर्विस ले सकते हो. लैंड एंड बिल्डिंग में रह सकते हो, अपना बिजनेस वर्क करा सकते हो. बिल्स रिसेबल, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ डेटर. यू नो वेरी वेल कि जब हम उधार सामान या क्रेडिट सेल करते हैं तो वो बंदा बन जाता है मेरा डेटर, और जब वो मुझे एज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट दे देता है तो वो बन जाता है बिल्स रिसेबल. So they are basically different. Bills receivable and debtor is that कि first of all any amount, any value of goods sold on credit, so it becomes a debtor, and after that debtor gives the written acknowledgement to the seller, so it becomes a bills receivable for the seller. So first of all we take a definition according to Finney and Miller. Assets are future economic benefits the rights of which are owned or controlled by an organization or individual. यानी एसेट्स एक ऐसा राइट है जिससे हम लोग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अर्न कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू आर एन एंटोनी, एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस विच आर एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट. ओके, सो अगर हम पूरी डेफिनेशन को स्टडी करें तो वी कैन से दैट according to the above definition there are 3 basic characteristics of an assets. First, the resources must be valuable, यानी उस assets की वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं. The resources must be owned by business, और वो resources बिजनेस के पास ओन होना चाहिए. ओन मतलब वो उस बिजनेस का वो उस resources का मालिक होना चाहिए. The number 3, the resources must be acquired at a measurable money cost, और उस रिसोर्सेज को हम ओन करने के लिए, एक्वायर करने के लिए कुछ पैसे भी खर्च किए हों. जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक बिजनेस टर्म में देखते हैं. बिजनेस करने के लिए मुझे एक फर्नीचर चाहिए था, तो मैंने क्या किया, शॉप पे गया और एक फ़र्नीचर खरीद के लेकर आ गया 10,000 रुपीज़ का. तो थर्ड पॉइंट इसमें आया कि नहीं आया? हाँ सर, आपने उस रिसोर्सेज को अर्न करने के लिए, एक्वायर करने के लिए एक पैसा खर्च किया 10,000 रुपये. फिर वो रिसोर्सेज क्या हो गई? ये बिज़नेस की ओन्ड हो गई. ओन का मतलब वो बिज़नेस की हो गई, बिज़नेस उसका क्या हो गया? मालिक हो गया. मैंने बिज़नेस के नाम से फ़र्नीचर खरीदा ना, अब ये बिज़नेस किसकी ये फ़र्नीचर किसका हो गया? बिज़नेस का हो गया. जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, सपोज़ आप फर्नीचर अपने घर के लिए या मशीनरी खरीदने जाते हैं, तो जब आप
पर्टिकुलर अमाउंट पे करते हैं तो आप उसके क्या बन जाते हो, ओनर बन जाते हो. सो दे आर बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो रिसोर्सेज वैल्यूएबल होना चाहिए, उस रिसोर्सेज को बिजनेस ओन करना चाहिए और उस रिसोर्सेज को एक पर्टिकुलर कॉस्ट में अर्न होना चाहिए. सो आफ्टर दैट we discussed what are the types of the assets. So there are basically few types of the assets. The first types is non-current assets. Non-current assets का नाम आप एकदम clearly समझिएगा. It refers to those assets which are held for continuous use in the business for the purpose of producing goods or services and or not meant for sale. कोई भी assets जिसे businessman earn करता है या फिर परचेस करता है फॉर द कॉन्टिन्यूड यूज़, मतलब उसे लगातार यूज़ करेगा उस रिसोर्सेज को. किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा? फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस. उसकी हेल्प से वो गुड्स को प्रोड्यूस करेगा और सर्विस को प्रोड्यूस करेगा. एंड आर नॉट मीन फॉर सेल, और उसको सेल नहीं करेगा. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. मैंने अपने फर्नीचर का एग्जांपल लिया. मैंने अपनी शॉप के काउंटर के लिए फ़र्नीचर खरीदा. काउंटर यू नो वेरी वेल, जहाँ से वो डील करेगा कस्टमरों के साथ, सेलर अपने प्रोडक्ट का डील करेगा. तो उसने फ़र्नीचर खरीदा ना. फ़र्नीचर का हेल्प क्या है सर? उसकी हेल्प से ही तो वो सारा गुड्स को सेल कर रहा है. वहाँ कस्टमर और सेलर एक जगह बैठ रहे हैं, एक ऑफिस टाइप का, तो उसके लिए फ़र्नीचर की ज़रूरत पड़ेगी. मैंने मशीन खरीदी कि मैं अपना प्रोडक्ट बनाऊँगा, तो मशीन क्या है, कैसी एसेट्स है सर? इट इज़ अ नॉन करंट एसेट्स. अगर हम मशीन ही बेच देंगे तो क्या गुड्स प्रोड्यूस हो पाएगा? अगर हम फर्नीचर ही बेच देंगे तो क्या हम कस्टमर के साथ डील कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. सो ये फर्नीचर और मशीनरी, ये दोनों कैसी एसेट्स हुई सर? ये दोनों एसेट्स नॉन करंट एसेट्स हुई. कैसे? नंबर 1, हेल्प फॉर कॉन्टिन्यूड यूज़, यानी इसे बिजनेस लगातार यूज़ करेगा. नंबर 2, फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा? गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे मशीनरी प्रोड्यूस करने के लिए होती है और फर्नीचर हमें सर्विस देगा. एक एग्जांपल हम और लेते हैं. जैसे सपोज आप ट्रैवलिंग की सर्विसेज देते हो. आप कस्टमर को एक जगह से दूसरी जगह पे ले आना चाहते हो, तो ले जाने के लिए आप क्या खरीदोगे? सर हम तो कार खरीदेंगे. अगर आप कार ही बेच दोगे तो क्या आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे? नहीं सर. तो कार कैसी एसेट्स हुई? नॉन करंट एसेट्स. यानी फॉर द टूरिज्म बिजनेस, car is a non-current assets because it purchased for continuous use in the business and for the purpose of producing goods and services and are not meant for sale. और उसको सेल नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर. And thereafter fixed assets may be classified into 2 types. The first type is tangible assets and number 2 is intangible assets. Tangible assets are those assets which can be seen and touched, and in the words which have a physical existence such as land and building, plant and machinery, computer, motor vehicle and furniture. यानी वो सारी assets जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, यानी जिसका कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है. जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, इसको हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं. सो दीज काइंड ऑफ नॉन करेंट एसेट्स क्लासिफाइड अंडर द tangible assets. The meaning of intangible assets means all those assets which do not have a physical existence and thus cannot be seen or felt. यानी इसे हम लोग परचेस तो करते हैं, इसे हम लोग कॉन्टिन्यूड यूज़ तो करते हैं, इससे हमारी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस तो होती है, हमारे बिजनेस को हेल्प भी करता है, इसको हम बेचने के लिए नहीं प्रोड्यूस करते हैं. दीज काइंड ऑफ एसेट्स, बट ये सारी एसेट्स की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती. सो इंटेंजिबल एसेट्स, all those assets which do not have a physical existence and thus cannot be seen or felt. For example, goodwill, the good name and fame, patents, copyright, trademark, computer software. So intangible assets are also valuable assets. For example, with the help of patents means you know very well, अगर हम कोई न्यू टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस होते हैं तो न्यू टेक्नोलॉजी का हम पहले पेटेंट करा लेते हैं ताकि दूसरे लोग उस टेक्नोलॉजी को कॉपी ना करें विदाउट my permission. So patent, the businessman is able to produce goods and his goodwill help to attracting customer easy. यानी वो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में, सेल करने में हेल्प करता है ना. Therefore the intangible assets help the firm in earning profit as much as the tangible assets. Hence both intangible assets and intangible are valuable assets.
वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल इज बेस्ड ऑन द बेनिफिट एंड फैसिलिटी अवेलेबल फॉर टू द बिजनेस फ्रॉम सच एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू हम कैसे, टेंजिबल एसेट्स की कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है तो उसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसमें फर्नीचर में इतना वुड लगा, इतना वेजेस लगा, इतना अदर मटेरियल्स लगे, इन सब से मिलाकर हम लोग क्या बना लेते हैं, फर्नीचर की कॉस्ट निकाल सकते हैं। बट रही बात इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट निकालने के लिए, तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम डिपेंड करते हैं बेनिफिट एंड फैसिलिटी अवेलेबल टू द बिजनेस फ्रॉम अ सच एसेट्स, यानी उस एसेट से हमें कितना बेनिफिट और कितनी फैसिलिटी मिल रही है। अगर मान लो बिजनेस की गुडविल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, बहुत सारी फैसिलिटी मिली, तो गुडविल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि उसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पे भी पड़ेगा। पेटेंट से बिजनेस को बहुत ज़्यादा, पेटेंट से क्या होता है, हम न्यू प्रोडक्ट बेचते हैं तो कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। सो वी डिस्कस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स मीन्स ऑल दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कॉन्टिन्यूड यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस and not meant for sale. Thereafter fixed assets are classified into two categories: tangible assets and intangible assets. Tangible assets are those assets which can be seen and touched, yani which have a physical existence, and intangible assets are those assets which do not have a physical existence. So the first type of assets is non-current assets. Now we will move to the second types of asset, that is the current assets. What is current assets? Current assets are those assets which are meant for sale or which the management would want to continue to cash within a 1 year. कहोगे ये कैसी एसेट्स हो गई सर? कोई भी एक ऐसी एसेट्स जिसे बिजनेसमैन सेल के लिए यूज़ करता है और बिजनेसमैन ये चाहता है कि मैक्सिमम 1 साल के अंदर वो सारी एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाए। सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है वो है स्टॉक। स्टॉक किसे कहते हैं सर? स्टॉक मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ गुड्स, इट मीन्स प्रोडक्ट। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आप फ़ैन डील करते हो, तो फ़ैन आप 2 तरीके का देखोगे। कहोगे तरीका, 2 तरीके का कैसा फ़ैन होगा? ये 2 तरह की यूज़ वाला फ़ैन देखोगे। सर वॉल फ़ैन और सीलिंग फ़ैन कह रहे हैं? नहीं, हमें बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग सोचिए। जब आप शॉप में इंटर करेंगे तो एक फ़ैन जो शॉप के ऊपर लगी होगी जो कस्टमर को हवा देगी, और एक फ़ैन ऐसे होंगे जो कि दुकानदार आपको बेचने के लिए दिखाएगा। आप ऐसा तो नहीं कहते ना कि दुकान में गए, एंट्री किया और कहा कि जो पंखा तुम्हारे यहाँ लगा है वो उतार के हमको दे दो, वो देता है? नहीं, क्योंकि वो कैसी एसेट्स होती है सर? वो तो एसेट्स होती है। अब कैसी होती है आप बताओ? ये नॉन करंट एसेट्स होती है। यानी बिजनेसमैन अपने सेल्फ यूज़ के लिए जिस एसेट्स को यूज़ करता है, सेल्फ मतलब वो भी गुड्स एंड सर्विस को सेल करने में हेल्प कर रही है, बट उसको हम सेल तो नहीं कर रहे हैं ना, हेल्प कर रही है। वो पंखा उतार के थोड़ी ना हम बेच दे रहे हैं। So these kind of assets will be known as non-current assets because of उसे बिजनेसमैन कंटिन्यू यूज करेगा, गुड्स एंड सर्विस को सेल करने में हेल्प करेगा, एज वेल एज उसको सेल करने के लिए वो दुकान में नहीं टांगा है, उसको हवा लेने के लिए, खुद को हवा लेने के लिए, एज वेल एज कस्टमर आएंगे वो हवा लें। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स में जो फ़ैन रखा होगा उसे हम लोग स्टॉक बोलेंगे। तो वो फ़ैन क्यों ला के रख रहा है अपने बिजनेस में? होलसेलर से ख़रीद के लाकर फ़ैन क्यों रख रहा है? ढेर सारे पंखे अपने घर में लगा के हवा लेगा? नहीं सर, वो तो बेचने के लिए रख रहा है। अब वो चाहेगा ना ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो उसके, तो आप उसको क्या दे के जाएंगे सर? पैसा दे के जाएंगे। सिंपल सी बात बताएं, करंट एसेट्स का मतलब वो एसेट्स होता है जिसे बिजनेसमैन चाहता है कि वो सेल हो जाए और मैक्सिमम 1 साल के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। इन अदर टर्म्स वी कैन ऑल्सो सेज दैट all those assets which are converted into cash within 1 year are known as current assets. Any assets which are converted into cash within 1 year, it is known as current assets. So current assets के पहला एग्जाम्पल आपने क्या देखा? स्टॉक। आप कहोगे सर स्टॉक तो हो गया, गुड्स जिसे हम लोग बोलते हैं, यानी प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ द बिजनेस, वो करंट एसेट्स है क्योंकि उसको हम बेचने के लिए रखते हैं और चाहते हैं जल्दी से जल्दी मैक्सिमम 1 साल के अंदर हमारा सारा का सारा सामान बिक जाए।
जब आप सामान सेल करते हो, व्हेन यू आर वांट टू सेल, व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट स्टॉक इनटू कैश, तो सम ऑफ द क्लाइंट वुड बी परचेज इन क्रेडिट। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि गुड्स को, स्टॉक को कैश में ना खरीद के क्रेडिट में खरीदते हैं, तो वो आपके क्या बन जाते हैं? सर डेटर। तो सर स्टॉक के साथ साथ कुछ लोग ऐसे बन जाते हैं कि डेटर, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई थी, डेप्टर्स बन जाते हैं। सर डेटर में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिटन एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं, ठीक, और फिर कुछ लोग बैंक के थ्रू और कुछ लोग कैश के थ्रू पैसा। रिटन एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल का मतलब कि जो डेटर होते हैं उसमें से कुछ डेटर सिक्योर्ड होते हैं कि वो अपनी एसेट्स को मॉर्गेज रख देते हैं कि अगर मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा तो मेरी एसेट से रिकवर कर लेना। कुछ लोगों के पास मॉर्गेज नहीं होता तो वो आपको एक रिटन एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इतना पैसा इतने तारीख को तुम्हें दे दूंगा। तो एक एक्नॉलेजमेंट आप अपने पास एज अ सिक्योरिटी रख लेते हो कि फ्यूचर में अगर वो अपने बात से हटेगा तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो। तो बिल्स रिसीवेबल इज जस्ट काइंड ऑफ रिटन एक्नॉलेजमेंट रिसीव फ्रॉम द डेटर। सो स्टॉक करंट एसेट्स है, डेटर भी करंट एसेट्स है, BR भी करंट एसेट्स है, कैश भी करंट एसेट्स है और बैंक। सो व्हाट इज करंट एसेट्स? एनी एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 year आर नोन एज करंट एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, because these kind of assets are expected to be converted into cash within a reasonable short period. Now we will discuss the another types of assets. You know very well they are basically 3 types of assets. The first one is non-current assets, second one is current assets, and third one is fictitious assets and nominal assets. नाम से लग रहा है fictitious. These are the assets which cannot be realized in cash and no further benefits can be derived from these assets. Such assets include debit balance of PL account and the expenditure not yet written off such as advertisement expenses. These assets are not really assets but are shown on the asset side only for the purpose of transferring them to the profit and loss gradually over a period of time. ये फिक्चीज एसेट्स, ये आज जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ाने के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसके पीछे लॉजिक समझिएगा। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो समय आने पे आपको समझाई जाएंगी, इसलिए मैंने आपको टाइप्स ऑफ एसेट्स को अभी समझा रहा हूँ। व्हाट इज एसेट्स? यू नो एनी प्रॉपर्टी, एनी थिंग्स विच आर purchased and owned by the businessman and which can be valuable. They are basically 3 types of assets: non-current, current and fictitious. Non-current assets, any assets which are held by the businessman for the continued use for the purpose of producing goods and services and not mean for sale. There are basically 2 types of non-current assets: tangible assets and intangible assets. Tangible assets are those assets which can be seen and touched, so it has a physical existence. And non-current assets are those assets which cannot be seen, so it has not any kind of physical existence. Thereafter we discussed the current assets, any assets which are converted into cash within 1 year. For example, stock, debtor, bills receivable and cash and bank. ये मैंने इस रिवाइज लिए किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। The third category of non-current assets is fictitious assets. मेरे माइंड में चल रहा है कि आपको कैसे इजीली समझाएं। देखिए कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिससे कोई कैश रियलाइज नहीं होता है, ना फर्दर में कोई आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन इन एसेट्स को मान लेते हैं कि मेरी एसेट्स हैं। इसका नाम ही है ना फिक्टिशियस, बनावटी। कोई भी ऐसी एसेट्स जिससे फर्दर में कोई कैश रियलाइज नहीं होता, ना फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलता है। जैसे मैं एक बात करता हूँ आपसे, यू नो वेरी वेल, अगर आपका बिजनेस है, यू नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ सर ये तो पता है। बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो बिजनेस उस प्रॉफिट को किसको देता है? सर ओनर को देता है। लॉस होता है तो किससे लेता है?
अब मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। बिजनेस को अगर प्रॉफिट होता है तो वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे द एडिक्वेट प्रॉफिट टू द ओनर ऑफ द बिजनेस। यानी कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो ये बिजनेस की लाइबिलिटी है कि वो अपने ओनर को प्रॉफिट दे, इसीलिए लाइबिलिटी मानते हैं। लेकिन अगर लॉस होता है, बिजनेस को लॉस होता है, तो अब ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस लॉस को कंपनसेट करे। इसीलिए पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस पीएल में मतलब लॉस, इसे हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। क्योंकि अब ओनर क्या करेगा, अपने बिजनेस को लॉस, जितना लॉस हुआ है उसके लिए कंपनसेट करेगा। ओके, बेसिक फंडा यही है। और कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, एक्सपेंस, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा वैल्यू में कर दिए जाते हैं जिसका बेनिफिट हमें आने वाले कुछ सालों में मिलता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट करा दिया, जिसमें इसमें एग्जांपल भी दिया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। सपोज वी इनकर्ड 1 लाख रुपीज़ एज ए एडवर्टाइजमेंट, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट आपको 5 साल चलेगा। तो इस साल का खर्चा कितना हुआ, 20,000 रुपये, अगले साल का 20,000, अगले साल का 20,000। सो आपने 20,000 रुपये आज खर्चा किया और 40,000 रुपये एडवांस में खर्चा करके रखा हुआ है। ठीक है, सॉरी 80,000 आपने एडवांस में, आज के लिए वो 20,000 रुपये, इस साल के लिए 20,000 रुपये, आने वाले साल के लिए कितना है सर, 80,000 रुपये एडवांस है। सो फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जब आप लॉस में होते हैं। सो लॉस विल बी नोन एज द फिक्टिशियस एसेट्स बिकॉज it is a responsibility of the owner to compensate the loss amount to the business. So PL account debit balance, that is a loss, is a fictitious assets for the business. And as well as suppose business incurred a huge amount of expenditure for long period of time, as says as advertisement expense. Suppose a company incurred rupees 1 lakh रुपीज़ एज अ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द 5 ईयर। 5 साल के लिए उसने एडवर्टाइजमेंट करा लिया, तो 5 साल के लिए 1 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट कराया, तो 1 लाख तो चला गया बिजनेस से ना। लेकिन वो 1 लाख गया, तो इस बिज़नेस का खर्चा, 1 साल का बिजनेस का खर्चा कितना है सर, 20,000 रुपये। तो करेंट ईयर का एक्सपेंस कितना है, 20,000। 80,000 जो अभी भी आपने खर्चा किया है वो किस में किया है सर, एडवांस में कर दिया, पहले से कर दिया। सो जो ज़्यादा कर दिया ना वो आपकी फिक्टिशियस एसेट्स है। फिर अगले साल फिर 20,000 रुपये आपका करंट ईयर का खर्चा होगा, करंट ईयर एक्सपेंस होगा। फिर कितना बचेगा सर, 60,000। फिर 20,000, फिर कितना बचेगा, 40,000। फिर आप 20,000, फिर बचेगा 20,000, फिर देयर आफ्टर 20 एंड देयर आफ्टर 0। इसको पे हम और डिस्कस करेंगे, अभी हो सकता है उतना अच्छे से क्लियर ना हो, बट आप इतना जान लीजिए, फिक्टिशियस एसेट और नॉमिनल एसेट्स आर दोज एसेट विच डू नॉट which could not recovered in cash, and there is a no further benefits can be derived from these assets. Okay, now we will move to the next topic, that is receipts. Receipt मतलब पैसा मिलना, and there are basically 2 types of receipts, capital receipt and revenue receipts. जब भी हम रिसिप्ट की बात करते हैं ना तो खुश हो जाते हैं, एकदम खुश कि पैसा मिलेगा। ठीक है, हो सकता है मेरी ड्राइंग अच्छी ना हो, शायद है भी, न तो नहीं अच्छी है। सो बेसिकली रिसिप्ट का मतलब द इनफ्लो ऑफ द कैश, दे आर बेसिकली ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। सो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्या रेवेन्यू रिसिप्ट्स है और क्या कैपिटल रिसिप्ट्स है। तो जो ऊपर की लाइनें कुछ दी हुई हैं ना उस पर उतना ध्यान मत दीजिए कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है। हम लोग बात करते हैं, इनके ट्रीटमेंट की बात बताई गई है शुरू में कि क्या रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम लोग प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं, वेयर एज अ कैपिटल रिसिप्ट्स को हम लोग लायबिलिटी इंक्रीज या एसेट्स के डिक्रीजमेंट की तरह बात करते हैं। यानी इसमें हम लोग थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट जब होता है ना तो बिजनेस में 2 ही चीज़ होती है, या तो एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन होती है, लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज होती है। एंड विद द हेल्प ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ पीएल एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ये तो हो गया इसका इफेक्ट, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। हम अब छोटी सी बात करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स होता क्या है।
एंड रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब डे टू डे एक्टिविटी से जो पैसा मिलता है, यानी बिजनेस का जो एक्चुअल एक्टिविटीज़ है उससे जितना पैसा इनफ्लो आता है उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और हमने रेवेन्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी। रेवेन्यू मीन्स द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अदर काइंड ऑफ टाइम बेनिफिट्स, अदर काइंड ऑफ इनकम्स which are received by the businessman for the compensation as a use of their resources। यानी जब कंपनी के रिसोर्सेज को कोई आउटसाइडर यूज़ करता है तो वो कंपनी को या बिजनेस को कुछ मॉनेटरी पेमेंट करता है, दैट इज़ अ कमीशन, फीस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स इन सिंपली वे वी कैन से means any amount received from a sale of goods, commission and fees received from the service render, interest and dividend received on investment। इन सब से जो पैसा मिलेगा उसे हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है बड़ा पैसा, यानी आपने अपनी फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया, आपने अपनी लैंड बेच दिया, बिल्डिंग बेच दिया, बिजनेस ने मोटर व्हीकल बेच दिया, अपने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट को तोड़ दिया, तो उससे जो पैसा आएगा विट इज़ नोन एज कैपिटल रिसिप्ट्स। एज वेल एज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट बाय प्रोप्राइटर, पार्टनर्स मनी ऑब्टेन फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर डिवेंचर इन केस ऑफ कंपनी। यानी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसको पैसा मिलता है, तो उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट करते हैं। एज वेल एज अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ लोन, अगर हम लोन लेते हैं तो उसे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स के क्राइटेरिया में। सो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब ऐसा पैसा जो बिज़नेस के जनरल कोर्स ऑफ एक्शन से रिसीव होता है, डे टू डे एक्टिविटी से जो पैसा मिलता है। अगर बिज़नेस प्रोडक्ट सेल करती है तो इस केस में जो पैसा प्रोडक्ट को सेल करने से आता है उसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। सर्विस प्रोवाइड करती है तो सर्विस प्रोवाइड करने से जो कमीशन या फीस मिलता है उसे हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। अदरवाइज़ अगर बिज़नेस कहीं पैसा इन्वेस्ट करता है बैंकिंग कंपनी की तरह तो उसे इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है, सो उसकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है। इसके अलावा बिजनेस जब अपने कैपिटल एसेट्स को, अपनी एसेट्स जस्ट फॉर एग्जांपल नॉन करेंट एसेट्स को जब सेल करता है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, गुडविल सेल करता है तो उससे जो पैसा मिलता है विच इज़ नोन एज कैपिटल एसेट्स। सो आज हम लोगों ने डिस्कस किया दो इम्पोर्टेंट पार्ट इस पूरे चैप्टर में। पहला हम लोगों ने बात किया व्हाट इज़ एसेट्स एंड दे आर बेसिकली थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसेट्स। कि एसेट्स मीन्स any resources which must be valuable, owned by the business, and it must be acquired at a measurable money cost. And assets can be classified into three categories: non-current assets, current assets and fictitious assets. नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसे बिजनेसमैन कंटिन्यू यूज़ करने के लिए बिजनेस में ख़रीदता है, एक्वायर करता है, और ये दो तरीके का होता है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होती है और बिजनेसमैन चाहता है कि जल्द से जल्द यानी नियरेस्ट शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर ये सारी एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाएं, और उसको मैंने समझाने की कोशिश की। एंड देयर आफ्टर फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसे हम लोग बनावटी एसेट्स कहते हैं, यानी जिससे हमें फर्दर में कोई कैश बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, हाँ, और कोई भी कैश का रियलाइजेशन नहीं होने वाला है। जैसे अगर बिजनेसमैन को लॉस होता है और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, बड़े बड़े खर्चे होते हैं, सो सच काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी रिलेटेड टू द सिंगल ईयर, इट विल रिलेटेड टू द more than 1 year. As well as we discussed the concept of receipt. There are basically two types of receipts: inflow of the cash, that is the capital receipts, and revenue receipts. Any inflow of the cash which derived from the regular source of income, so the sale of goods and sale of services, and in banking company we receive the dividend and interest. And what is capital receipt? Any amount received by way of loan and any amount by sale of fixed assets. So I hope कि आज का वीडियो हम लोगों ने काफ़ी कम टॉपिक को कवर किया है, लेकिन इस पे डिटेल स्टडी होना बहुत ज़रूरी था। मुझे लगता है कि आज आपको जितना मैंने कन्वे करने की कोशिश की वो समझ में आया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें माइंड में रखिएगा। कॉमर्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ हम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके आपको समझा नहीं सकते। सो आप खुद भी घर पे स्टडी करिए, डिफरेंट बुक्स पढ़िए, इंटरनेट की हेल्प लीजिए,
ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो प्लीज़ आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।